नमस्कार दोस्तों, सामान्य ज्ञान परिवार में मैं आपका स्वागत करता हूँ। मैं आपको जनरल साइंस पढ़ाऊँगा। रीट, पटवारी, कांस्टेबल, बहुत सारे राजस्थान बोर्ड और अन्य केंद्रीय बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछी जाने वाली जनरल साइंस से संबंधित टॉपिक को हम अपने सामान्य ज्ञान परिवार के YouTube चैनल पर पढ़ेंगे। आज हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सामान्य जनरल साइंस का टॉपिक आनुवंशिकी। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा आनुवंशिकी। आनुवंशिकी या जेनेटिक्स। जेनेटिक्स, आनुवंशिकी। आनुवंशिकी या इंग्लिश में से जेनेटिक्स बोलते हैं। आनुवंशिकी का पिता फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का पिता कहते हैं। फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं। आनुवंशिकी क्या है? सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए आनुवंशिकी है क्या। तो आनुवंशिकी का मतलब होता है कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम जीवों के गुणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाने का अध्ययन करते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों के गुणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाने का अध्ययन करते हैं उसे आनुवंशिकी कहते हैं। फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल। जैसे हमने देखा होगा कि हमारे अधिकांश लक्षण हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी व नाना नानी से मिलते हुए रहते हैं, क्योंकि हमारे अधिकांश लक्षण उनसे प्राप्त होते हैं। अर्थात जीवों के गुणों के लक्षण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं। विज्ञान की यही शाखा आनुवंशिकी कहलाती है। आज हम आनुवंशिकी को 3 भागों में बांटेंगे। आनुवंशिकी को 3 क्षेत्रों में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आनुवंशिकी है वो मेंडल की आनुवंशिकी। सबसे पहले आनुवंशिकी में किसका अध्ययन करेंगे? मेंडल की आनुवंशिकी। और सेकंड होगा प्रायोगिक आनुवंशिकी। सेकंड आनुवंशिकी है वो कौन सा है? प्रायोगिक आनुवंशिकी। थर्ड है आधुनिक आनुवंशिकी। आधुनिक आनुवंशिकी। आपको समझ आ गया होगा आनुवंशिकी का अर्थ है विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों के गुणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाने का अध्ययन किया जाता है। सबसे पहले मेंडल की आनुवंशिकी। मेंडल ने आनुवंशिकी के लिए प्रयोग किया था। वो किस पे किया था? ध्यान से देखना, उद्योग मटर पर। मेंडल ने अपने आनुवंशिकी के प्रयोग को उद्योग मटर पर किया। मेंडल ने आनुवंशिकी के प्रयोग किस पर किए? उद्योग मटर पर मेंडल ने आनुवंशिकी के प्रयोग किए। उद्योग मटर का वैज्ञानिक नाम पाइसम सैटाइवम। उद्योग मटर का वैज्ञानिक नाम पाइसम सैटाइवम होता है। मेंडल ने ग्रेगर जॉन मेंडल है वह ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिक थे। कहाँ के वैज्ञानिक थे? ऑस्ट्रिया के। और उनका पूरा नाम ग्रेगर जॉन मेंडल था। ग्रेगर जॉन मेंडल था। वो कहाँ के वैज्ञानिक थे? ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिक थे। उन्होंने उद्योग मटर पर प्रयोग किया था। उद्योग मटर का बॉटनिकल नेम पाइसम सैटाइवम था। मेंडल ने 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को चुना था। मेंडल ने कितने जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को चुना था? तो कि 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को मेंडल ने चुना था। अब बात आती है मेंडल ने मटर के पौधे पर जो प्रयोग किए थे वो प्रयोग मटर के पौधे पर क्यों किए गए? आपके पास प्रश्न आता है कि मेंडल के आपके दिमाग में प्रश्न आता है कि मेंडल ने मटर के पौधे का ही चयन क्यों किया? बहुत सारे पौधे थे, उनका चयन क्यों नहीं किया? समझना मेरी बात को, क्योंकि मेंडल ने मटर यानी पाइसम सैटाइवम का इसलिए चयन किया क्योंकि यह पौधे 1 वर्षीय होते हैं। क्या होते हैं?
एक वर्षीय। एक वर्षीय का मतलब होता है इनका जीवन काल 1 वर्ष होता है। अर्थात इससे यह फायदा हुआ कि मेंडन इन पौधों के अनेक पीढ़ियों को 1 साल में अध्ययन कर पाया। दूसरा था कि जो ये पौधे हैं मेंडन के, जो मटर के पौधे हैं, उनमें 100 परागण व पर परागण आसानी से करवाया जा सकता है। अब आपके सामने प्रश्न आता है भाई 100 परागण क्या है और पर परागण क्या है। अगर किसी पुष्प के परागकण का उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर चढ़े जाए तो उसे 100 परागण कहते हैं, और किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाए तो उसे पर परागण कहते हैं। अर्थात मटर में 100 परागण भी आसानी से करवाया जा सकता है और पर परागण भी आसानी से करवाया जा सकता है। और तीसरा, मटर का पौधा द्विलिंगी होता है। द्विलिंगी का अर्थ हुआ कि मटर में नर जननांग व मादा जननांग एक ही पुष्प में उपस्थित होते हैं। इन कैरेक्टर के कारण मेंडन ने मटर के पौधे का चयन किया। आपको समझ आ गया होगा कि मेंडन ने किस पर प्रयोग किया कि उद्योग मटर पर। उद्योग मटर का वैज्ञानिक नाम क्या था? पाइसम सैटाइवम। कितने जोड़ी लक्षण लिए? 7 जोड़ी विप्यासी लक्षण को लिया गया। मेंडन के जो प्रयोग किए गए वो मटर के पौधे पर क्यों किया गया? क्योंकि 1 वर्षीय होता है, इसमें 100 परागण होता है, वह पर परागण करवाया जा सकता है और यह द्विलिंगी होता है। जो मेंडन ने जो प्रयोग किए वो आनुवंशिकी के नियम कहलाते हैं। मेंडन ने जो नियम दिए उन्हें आनुवंशिकी के नियम कहते हैं, रूल्स ऑफ जेनेटिक्स। मेंडन ने जो प्रयोग करने के बाद जो निष्कर्ष निकाले उन निष्कर्ष को आनुवंशिकी के नियम कहते हैं। मेंडन ने जो मटर के पौधे पर प्रयोग किए उसके बाद जो निष्कर्ष निकले उसे आनुवंशिकी के नियम कहते हैं। आनुवंशिकी के 3 नियम हैं। पहला है प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम। दूसरा है पृथक्करण का नियम, पृथक्करण का नियम। सेकंड नियम पृथक्करण का नियम। थर्ड नियम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। मेंडन ने मटर के पौधे पर जो प्रयोग किए उसे प्रयोग से जो नियम निकले उसे आनुवंशिकी के नियम कहते हैं। मुख्य रूप से 3 नियम थे, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। मुख्य रूप से 3 नियम थे, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और आनुवंशिकी के हमने नियम देखे। आनुवंशिकी के 3 नियम दिए गए। पहला है पृथक्करण का नियम। ग्रेगस जॉन मेंडन ने आनुवंशिकता के 3 नियम दिए। पहला नियम है पृथक्करण का नियम, दूसरा है आपके स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम और थर्ड नियम है वह है आपके पृथक्करण का नियम और तीसरा नियम है प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम मतलब मेंडन ने जो नियम दिए वो नियम थे प्रभाविता का नियम, दूसरा था आपके पृथक्करण का नियम और तीसरा था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। प्रभाविता का नियम, दूसरा होगा आपके पृथक्करण का नियम और तीसरा नियम होगा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। आनुवंशिकी को पढ़ने के लिए हमें कुछ आनुवंशिकी के टर्म्स पढ़ने पड़ेंगे। आनुवंशिकी के टर्म्स पढ़ने बहुत जरूरी है। आप आनुवंशिकी के टर्म्स जब तक आपको पता नहीं चलेगा तब तक आपको कुछ आनुवंशिकी में समझ नहीं आएगा। टर्म्स में पहला है प्रभावी लक्षण, दूसरा टर्म्स होगा आपके पास अप्रभावी लक्षण, तीसरा होगा F1 PD, चौथा होगा F2 PD, पांचवा होगा जीन, छठा होगा लक्षण प्रारूप और सातवां होगा जीन प्रारूप। अगर आपको ये टर्म्स पता होंगे तो आनुवंशिकी को हम समझ पाएंगे। सबसे पहला है प्रभावी लक्षण। अगर हमने मटर के 2 प्रजातियों के बीच या संकरण करवाया, समझ लो हमने लंबा पौधा है उसका संकरण अगर हमने बोने पौधे के साथ करवाया तो जो F1 PD प्राप्त हुई उसमें टी विषम युग्मजी लंबे पौधे प्राप्त हुए। विषम युग्मजी लंबे पौधे प्राप्त हुए। इस विषम युग्मजी लंबे पौधे में जो
पहली पीढ़ी थी उस पीढ़ी को F1 पीढ़ी कहते हैं। तो सबसे पहले प्रभावी लक्षण, जो ऐसे लक्षण, अब इस विषमयुग्मजी लंबे पौधे में हमने संकरण तो लंबे और बोने दोनों पौधों का करवाया, लेकिन F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण है वो लंबा ही दिखा, बोना लक्षण है वो उसने अपना प्रभाव नहीं दर्शाया। अर्थात F1 पीढ़ी में जो लक्षण प्रभाव दर्शाते हैं उन्हें प्रभावी लक्षण कहते हैं। अर्थात F1 पीढ़ी में जो लक्षण अपना प्रभाव दर्शाते हैं उन्हें प्रभावी लक्षण कहते हैं। यहाँ प्रभावी लक्षण क्या हुआ? लंबा। लंबा कैसा लक्षण हुआ? प्रभावी लक्षण। लंबा कैसा लक्षण हुआ? प्रभावी लक्षण। समझ आ गया होगा आपको प्रभावी लक्षण किसे कहते हैं? ऐसे लक्षण जो F1 पीढ़ी में अपना प्रभाव दर्शाते हैं उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं। और अप्रभावी लक्षण, ऐसे लक्षण जो F1 पीढ़ी में अपना प्रभाव नहीं दर्शाते हैं, अपना प्रभाव नहीं दर्शाते हैं, उन्हें अप्रभावी लक्षण कहते हैं। जैसे हमने लंबे पौधे का बोने पौधे के साथ क्रॉस करवाया तो पहली पीढ़ी में सभी लंबे पौधे प्राप्त हुए, तो लंबापन है वो प्रभावी हुआ, लेकिन जो बोनापन है उसने अपना प्रभाव नहीं दर्शाया, अर्थात उस लक्षण को अप्रभावी लक्षण कहते हैं जो F1 पीढ़ी में अपना प्रभाव नहीं दर्शाते हैं। और F1 पीढ़ी अगर हम दो प्रजातियों के मध्य क्रॉस करवाएं तो जो पहली पीढ़ी होगी उस पहली पीढ़ी को F1 पीढ़ी कहते हैं। अगर हम दो प्रजातियों के मध्य आपस में क्रॉस करवाएं तो जो प्रथम पीढ़ी होगी उस प्रथम पीढ़ी को F1 पीढ़ी कहते हैं। और F2 पीढ़ी, अगर F2 पीढ़ी क्या होगा? F1 पीढ़ी का आपस में क्रॉस करवाया जाए, अगर F1 पीढ़ी का आपस में क्रॉस करवाया जाए तो जो पीढ़ी प्राप्त होगी उस पीढ़ी को F2 पीढ़ी कहते हैं। F1 पीढ़ी का अगर आपस में क्रॉस करवाया जाए, ये कैसे हुआ हम आगे पढ़ेंगे क्योंकि अभी तो केवल टर्म्स पढ़ने हैं, ये कैसे संकरण होता है इसको बाद में पढ़ेंगे, पहले इसकी टर्म समझो। अगर F1 पीढ़ी का आपस में क्रॉस करवाए तो जो पीढ़ी प्राप्त होगी उसे F2 पीढ़ी कहते हैं। F1 पीढ़ी का आपस में क्रॉस करवाने पर जो पीढ़ी प्राप्त होती है उसे F2 पीढ़ी कहते हैं। अगला आता है जीन। जीन क्या है आपने समझा अभी? प्रभावी लक्षण जो प्रभाव दर्शाते हैं, प्रभावी लक्षण अप्रभावी लक्षण जो प्रभाव नहीं दर्शाते हैं। F1 पीढ़ी संकरण कराने पर जो पहली पीढ़ी होगी वो F1 पीढ़ी का आपस में क्रॉस कराए तो जो दूसरी पीढ़ी होगी उसे F2 पीढ़ी। जीन क्या है समझना। जीन है वह एक डीएनए का खंड होता है, डीएनए का खंड होता है। जीन डीएनए का खंड होता है जो जीवों के एक लक्षण को नियंत्रित करता है। जीन क्या होता है? जीन डीएनए का खंड होता है, जीन डीएनए का पार्ट होता है जो एक लक्षण को कंट्रोल करता है। मतलब अगर कोई लंबा है तो उसके लिए अलग जीन होगा, अगर कोई बोना है तो उसके लिए अलग जीन्स होगा, अगर कोई गोरा है तो उसके लिए अलग जीन होगा, अगर कोई काला है तो उसके लिए अलग जीन्स होगा। सबके लिए अलग अलग जीन्स होते हैं। हमने देखा होगा कि जो काले लोग हैं उनकी संतति में अधिकांश कालापन आता है, तो क्यों? क्योंकि उनके लिए पर्टिकुलर अलग जीन्स होता है और अपना प्रभाव दर्शाता है, इसलिए इन्हें जीन्स कहते हैं जो जीवों के गुणों को कंट्रोल करते हैं, जो जीवों के लक्षणों को कंट्रोल करते हैं। अब आता है लक्षण प्रारूप। अगर हम जीवों के बाह्य आकृति का अनुपात निकालें, जीवों के बाह्य आकृति का अनुपात निकालें तो वह लक्षण प्रारूप कहलाता है। अर्थात अगर हमने देखा F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे प्राप्त हुए, F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे प्राप्त हुए, अर्थात उनका बाह्य आकृति का अनुपात क्या होगा? 100%। मतलब सभी पौधे क्या होंगे? लंबे होंगे। और F2 पीढ़ी में हम बात करें तो 50% पौधे थे, 75% पौधे थे वो लंबे थे, वह 25% पौधे थे वो बोने थे। मतलब ये इसके क्या हो गए? लक्षण प्रारूप। जो जीवों के बाह्य लक्षण को दर्शाए उसे लक्षण प्रारूप कहते हैं। जैसे 75% लंबे और 25% बोने, तो लक्षण प्रारूप क्या हुआ? 3:1। और अगला है टर्म जीन प्रारूप। जीन प्रारूप है जीवों के जीन्स के युग्म को दर्शाए तो उसे जीन प्रारूप कहते हैं। जैसे T और T
ये समयुग्मजीव लंबे हैं, इसका जीन प्रारूप अलग है। टी टी ये समयुग्मजीव बोने हैं, इसका जीन प्रारूप अलग है। कैपिटल टी स्मॉल टी इसका जीन प्रारूप अलग है। अर्थात जीवों के जीनों को दर्शाए उसे क्या कहते हैं हम, जीन प्रारूप। इस प्रकार हमने आज आनुवंशिकी के टर्म्स को पढ़ा। कल का आगे की क्लास में हम आगे के टॉपिक्स को पढ़ेंगे। इसी के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट है कि सामान्य ज्ञान परिवार के यूट्यूब चैनल्स को बार बार सब्सक्राइब करें और शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक इसका लाभ पहुंचाएं। आपका लिखी लिखा था, आपका टी लिखा था। अच्छा पे कहीं फर्क पड़ेगा और बड़ा बंद हो